हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सी टेट दिसंबर 2022 एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, सी टेट में मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में इससे पहले जो भी सी टेट के एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन को बहुत ही आसान और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आप समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं आप समझ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप चारों ऑप्शन में से सही आंसर ढूंढ पाएंगे। तो देखिए, प्रश्न को अगर अपनी भाषा में हम समझना चाहें तो यहाँ पर आसान सा लिखा हुआ है कि जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे मस्तिष्क हो गया, ठीक है, हाथ पैर, जो भी अपना फेस हो गया, आंखें हो गई, यह सब विभिन्न चरणों में विकसित होता है। ठीक है, एक साथ विकसित नहीं होता है, विभिन्न चरणों में विकसित होता है। तो कौन सा नियम, इन चारों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है? तो देखिए, सबसे पहले आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, विकास एक आयामी होता है। तो विकास एक आयामी नहीं होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, विकास एक दिशी होता है। विकास एक दिशी नहीं होता है। एक दिशी का मतलब एक दिशा में नहीं होता है विकास। ठीक है, अगला है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। असतत, जबकि सही ये होगा कि विकास सतत प्रक्रिया है। यानी कि तीनों ऑप्शन कट गए, अब बचा एक। 100% यही सही होगा, लेकिन अब इसका अर्थ समझते हैं। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। अधोगामी या शीर्षगामी दोनों का अर्थ समान होगा। इसका मतलब होता है मस्तोदमुखी। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, इसका विकास कैसे होगा? यहाँ से शुरू होगा मस्तिष्क से और धीरे धीरे नीचे की क्रम की ओर बढ़ता जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे। इसी को मस्तोदमुखी बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले आपने बाल विकास में पढ़ा होगा कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके हाथ पैर और जो भी विभिन्न अंग हैं उनका विकास धीरे धीरे होता है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो देखना तो प्रारंभ कर देता है, लेकिन हाथ पैर चलाना धीरे धीरे विभिन्न चरणों में सीखता है। हाथ पैर चलाना, उंगली चलाना, लिखना, ठीक है, जो चलना, ये सारी चीज़ें, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ विकास हुई। ये ऐसा नहीं हो सकता कि पैदा होते ही वह चलना शुरू कर दे, हाथ पैर चलाना शुरू कर दे। पहले उसके ऊपर के जो भी अंग हैं सर के, उनका विकास होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको क्या मैं कहना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कहीं भी आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल कर लूँगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? और एक चीज़ और यहाँ हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है या कौन सा नहीं सही है। तो कभी कभी नहीं को हम ध्यान नहीं दे पाते, उसमें छुप जाता है तो गलत आंसर दे बैठते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पूछा कौन सा सही है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक, ये ऑप्शन ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। अगला ऑप्शन है कि बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। जरूरी थोड़ी कि 10 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा जाए, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगला ऑप्शन है तो ये कट गया, दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता है। तो यह भी गलत होगा। बच्चों की जो सोच है या अपने आप, जब भी आप आंसर दीजिए तो आप अपने को एक बच्चा समझ के आंसर दीजिए। ठीक है, बच्चा समझ के आंसर देने का मतलब ये हो गया कि या तो आप अपने घर में किसी बच्चे को इमेजिन कर लें, ठीक है, या फिर आप खुद सोचिए कि आप उस एज में होते तो आपके साथ कैसा होता या क्या आपके लिए सही होता। तो बच्चों की जो सोच होती है, हमारी सोच होती है, सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। यहाँ लिखा नहीं होती है। ठीक, समाज का प्रभाव हमारे सोच पे पड़ता है। अगला ऑप्शन है, बच्चे का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। तो बिल्कुल गलत है ये भी। सिर्फ आनुवांशिकता पर विकास मतलब आधारित नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रकृति का भी बहुत अच्छा, वातावरण का प्रभाव भी होता है। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा कि वातावरण और आनुवांशिकता दोनों का संयोग होता है विकास बच्चे का। तो यहाँ सिर्फ आनुवांशिकता लिखा हुआ है, ये भी कट गया। यानी कि दूसरे का पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक, दूसरे का पहला सही है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बच्चे का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बाकी के तीनों गलत हैं।
चलिए, यहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्जाम में जब जाएं तो आप भी उसको एक्सप्लेन खुद अपने दिमाग में एक्सप्लेन करके सही आंसर ढूंढ सकें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तीसरे में देखिए, पहला है अनुकूलन, दूसरा है अधिगम, तीसरा है समाजीकरण। तो यहाँ पर सही आंसर होगा परिपक्वता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आनुवांशिक विन्यास के आप देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में जैसे चाहे पढ़ सकते हैं, दोनों यहाँ लिखा हुआ है। मैक्सिमम चीज़ें आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ना चाहिए। तो तीसरे का चौथा डी ऑप्शन सही था। चौथा क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण यहाँ पर, ठीक है, आपको फिल करना है। तो क्वेश्चन है, सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो सामाजिकरण का आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। प्रथम कारक होता है हमारा परिवार और दूसरा होता है विद्यालय, ठीक है। यही दो ऐसे संस्थाएं हैं जो हमारे समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें आप, विद्यालय जो है समाज का हिस्सा है, तो इसलिए विद्यालय भी समाज का हिस्सा है, परिवार भी समाज का हिस्सा है। तो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि समाज भी तो कारक है, तो ऑलरेडी विद्यालय और परिवार जो है समाज में ही होते हैं, इसलिए समाज ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो प्राथमिक कारक होता है परिवार और द्वितीयक कारक होता है विद्यालय, ठीक। बाकी ये सब जो है ये अतिरिक्त हैं, ये भी कारक होते हैं लेकिन प्राथमिक द्वितीयक नहीं होते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। और हाँ, जिन लोगों को भी क्वेश्चन साफ साफ दिखाई ना दे रहे हों तो आप देखेंगे यूट्यूब पर, आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ कॉर्नर पर ऐसे 3 डॉट बने होंगे, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे। तो क्वालिटी बढ़ाने का, ठीक है, क्वालिटी बढ़ाने का यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, उस पर टच करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो साफ साफ दिखने लगेगा आपको। तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, पांचवा। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिनमें इन्होंने मुख्य 3 नियम दिए थे और तीनों के एक एक नियम और दिए थे, ठीक है। सॉरी, तीनों को 2-2 भाग में बांटा था इन्होंने, ठीक। चलिए, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पर सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत ही बेहतरीन और आसान भाषा में, यहाँ पर शॉर्ट में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। 7-8 वर्ष का जो बच्चा होता है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है, वह पूर्व परंपरागत अवस्था में होता है। किसमें होता है? 3 अवस्थाएं मैंने बताई मुख्य, दूसरा और तीसरा। तो पहला है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, जिसमें बच्चा जब होता है तो वह 7-8 साल का बच्चा इसी अवस्था में होता है, ठीक है। 7-8 साल का जो बच्चा होता है इसी अवस्था में होता है, पूर्व परंपरागत अवस्था में। और पूर्व परंपरागत जो अवस्था है इसमें बच्चा किस चीज़ से प्रभावित होता है? दंड से या फिर पुरस्कार से। तो दंड और आज्ञा पालन जो है वह पूर्व परंपरागत अवस्था के अंदर आती हैं। तो यहाँ पूछा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्ष का बच्चा नैतिक निर्णय लेने के लिए कौन सा आधार बनाता है, वह या नैतिक निर्णय लेने में किस चीज़ का आधार होता है? तो दंड या फिर आज्ञा पालन या पुरस्कार, यही होता है। इस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे जब आप पूरा थ्योरी देखेंगे। उस थ्योरी का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, बहुत ही जेन्युइन और रियल एग्जाम्पल के साथ, और लॉरेंस कोहलबर्ग का पूरा थ्योरी समझाया गया है, देख सकेंगे आप वहाँ पे। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब पहले अवस्था में बच्चा होता है, ध्यान से सुनिएगा, जीवन भर याद रहेगा ये चीज़। पहले अवस्था में यानी कि पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल एज में जब बच्चा रहता है तो वह किस चीज़ से प्रभावित होता है? उसका जो नैतिक निर्णय होता है, नैतिक निर्णय आप समझते हैं ना, जो भी बच्चा सोचता है किसी चीज़ के बारे में, सही या गलत, और फिर जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वही उसका नैतिक निर्णय होता है, ठीक है। गलत और सही दोनों बातें सुनता है और फिर जिस निष्कर्ष पे पहुंचता है वही उसका नैतिक निर्णय होता है। तो पहले अवस्था में, पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चा किस चीज़ से प्रभावित होता है? उसका नैतिकता दंड, नोट कर लीजिएगा, दंड या फिर पुरस्कार से, ठीक, दंड या फिर पुरस्कार से। जब बच्चा दूसरी अवस्था में पहुंचता है तो वह किससे प्रभावित होता है? अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने से। यानी कि वह कोई नैतिक कार्य, कोई भी कार्य इस तरीके से करता है कि समाज में लोग उसको अच्छा लड़का बोलें या फिर अच्छी लड़की बोलें, ठीक है। अच्छा लड़का, फिर लड़का या फिर लड़की। और तीसरा जो अवस्था है इसमें बच्चा अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के लिए काम नहीं करता तीसरी अवस्था में, ना ही दंड और पुरस्कार से प्रभावित होता है उसका नैतिकता। इसमें बच्चा परिपक्व लगभग हो चुका होता है
और उसके निगाह में जो चीज़ सही है वही कार्य वह करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चा पहले अवस्था में रहेगा लॉरेंस कोहलबर के अनुसार, और उसके घर में उसके मामा या चाचा या कोई भी आएगा तो वह देखेगा कि मामा चॉकलेट लाए हैं, चॉकलेट लाए होंगे तो पैर छुएगा, उनसे बड़ा प्यार से बात करेगा। या फिर देखेगा कि पैर नहीं छू रहा हूँ तो मम्मी गुस्सा रही है तो तब जाके पैर छू लेगा पहले अवस्था में। ठीक है, यानी कि दंड और पुरस्कार से प्रभावित हुआ। दूसरी अवस्था में जब बच्चा चला गया तब कोई भी मामा या फिर कोई भी अंकल या कोई भी रिलेटिव आते हैं तो वह टॉफ़ी और पुरस्कार के लिए पैर नहीं छूता है, वह चाहता है कि मामा जो घर जाके तारीफ़ करें कि यह बहुत अच्छी लड़की थी या बहुत अच्छा लड़का था। और तीसरी अवस्था में अगर उसके मामा उस बच्चे के निगाह में सम्मानित हैं, कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया है, तभी उनका पैर छुएगा। वह अपने मम्मी पापा से नहीं डरेगा और ना ही अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने से डरेगा कि मतलब कोई बुरा ही कह दे कोई दिक्कत नहीं है। तीनों अवस्थाएं आप समझ चुके होंगे शॉर्ट में। अगला देखते हैं। और वीडियो में कोई भी कमी आपको नजर आए कि जैसे एक एक ऑप्शन मैं समझा रहा हूँ या फिर ऑप्शन से रिलेटेड कोई थ्योरी बता रहा हूँ, या आपको बोरिंग लगे तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये सही लगे तो भी बताइएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन सभी मनोवैज्ञानिकों के थ्योरी से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा फैक्ट बेस भी है। जब तक आप ये थ्योरी नहीं पढ़ेंगे जीन पियाजे का, जो उन्होंने विभिन्न अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास का, मानसिक विकास का, तब तक ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो फैक्ट बेस है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, लेकिन क्यों सही है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वह समझने के लिए आपको थ्योरी में थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, जो जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र कितनी मानी है उन्होंने? 7 से 11 वर्ष। देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, कहीं पे 6 से 11 लिखा होगा, कहीं 6 से 12 लिखा होगा, 7 से 12 लिखा होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्वेश्चन में आएंगी नहीं वैसे अभी, लेकिन आप जान लीजिए कि 7 से 11 वर्ष मान लीजिए उन्होंने जो दिया है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया है? इस अवस्था की मुख्य विशेषता जो बताई है वो बताई है क्रमबद्धता को, कि क्रमबद्धता इस उम्र की 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें क्रमबद्धता विशेष तौर पे होता है। और क्रमबद्धता क्या होता है? जैसे मान लीजिए उनको आपने एक लोहे की छड़ें हैं, ठीक है, लोहे के डंडे हैं छोटे छोटे, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, या फिर कोई और छोटा है, या कोई और बड़ा है, तो ऐसे छड़ आप या ऐसे डंडे बच्चों को दे देंगे तो इस एज के बच्चे उसको सबसे बड़ा, ठीक है, जो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, उससे छोटा है, ऐसे क्रम से वो लगा देंगे इसको, तो इसी को क्रमबद्धता कहते हैं। या फिर उनको आप कोई भी मतलब जिसमें वजन हो वो सामान आप देंगे तो वजन के अनुसार भी वो क्रमबद्ध कर देंगे, या फिर आकार के अनुसार। मान लीजिए कोई बॉल इतना बड़ा है, कोई बॉल इतना है, ठीक है, कोई फुटबॉल है और बड़ा है, ठीक, तो इसको क्या करेंगे वो, मतलब जो जितना बड़ा भी है उसको क्रम से वह ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है, क्रम से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक। तो यही है क्रमबद्धता। तो वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, तो यही क्रमबद्धता होता है। और किस एज में होता है ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, 7 से 11 वर्ष में होता है क्रमबद्धता, ठीक है। चलिए उसे इनकी थ्योरी हम पूरा पढ़ेंगे तब एक कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। आगे और भी वीडियोज अपलोड की जाएंगी सीटेट से रिलेटेड। आप चैनल को, टारगेट टीचर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे सीटेट के लिए, ठीक है। बहुत कम वीडियो अपलोड होते हैं लेकिन बेहतरीन होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी, ठीक है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में, मान लीजिए घर पे आप देखते होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो रोटी बनाते समय जो आटा गूंथते हैं उसमें से थोड़ा सा ले लेते हैं अपना कुछ बनाने के लिए, सांप बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर इतना छोटा सा एक मिट्टी का बॉल है, ठीक है, गीला है, और उसको अगर ऐसे बना दे, सांप बना दे वो, तो बढ़ जाएगा, ठीक है, बच्चे ऐसा मानते हैं। तो उनकी जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीन पियाजे की थ्योरी से भी क्वेश्चन है, ठीक, समझ गए होंगे आप क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो इसके पीछे क्या सही आंसर होगा, इसके पीछे क्या सोच छुपा है, कौन सा तर्क छुपा हुआ है
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, केंद्रीयता। ठीक है, अब जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा, ठीक है, वह तीसरे अवस्था का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेष गुण था क्रमबद्धता। ठीक है, सॉरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का वह गुण था क्रमबद्धता। और यहाँ पर जो केंद्रीयता है यह किस अवस्था का गुण है, तो यह जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण होता है केंद्रीयता। इसमें बच्चा किस एज में होता है, तो 2 से 7 वर्ष का होता है, और इससे 2 वर्ष से पहले का जो बच्चा होता है वो इंद्रिय गामक अवस्था में रहता है, और 7 से 11 आपने पढ़ा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का यह गुण है केंद्रीयता। इसका अर्थ ये होता है कि बच्चे किसी केंद्रित बिंदु पर ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ठीक है, या फिर केंद्रित विधि के अनुसार वो सोचते हैं। जैसे मान लीजिए उनको अगर आप ऐसे किसी लंबे ग्लास में जूस पीने को देंगे या उनका कोई फेवरेट चीज़ देंगे, तो वह, और कोई ऐसे चौड़ा सा ग्लास है जिसमें इससे ज़्यादा है, लेकिन वो हमेशा लंबे वस्तु में खाना पीना पसंद करते हैं, बड़ा चीज़ खाना पीना पसंद करते हैं। ठीक है, उनमें क्रमबद्धता का ज्ञान इस अवस्था में नहीं होता है। ठीक, तो यही यहाँ पर कहना चाहता है, मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से। किसी विशेष पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने का क्या मतलब हुआ, कि जैसे उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया कि यह बड़ा है और यह ग्लास छोटा है, तो छोटे में कम सामान होगा, बड़े में ज़्यादा सामान होगा। ठीक है, तो इसी अनुसार वह सोचते हैं। तो केंद्रीयता इस अवस्था की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। आप नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। समझ लीजिए एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाए आपसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या होती है, तो क्रमबद्धता। चलिए, जब पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इससे भी पता चलेगा कि आपकी मतलब प्रीवियस नॉलेज आपको क्या है, पूर्व की तैयारी क्या है आपकी। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर इनमें से कौन सा आधारित है, तो सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण या सार्वभौमिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है सामाजिक संरचना। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर इन्होंने सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। तो जब भी सामाजिक वर्ड या सांस्कृतिक वर्ड ये शब्द आए तो आप जान जाइए कि लेव वाइगोत्स्की के थ्योरी से संबंधित यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कौन से शब्द का यूज किया है जब बच्चा स्वयं से बात करता है। निजी संवाद, ठीक है, प्राइवेट स्पीच, या फिर उच्च स्वर में वार्ता, या पाड़, या फिर स्वकेंद्रीयता केंद्रीवाद। तो सही आंसर हो जाएगा निजी संवाद। निजी, जब बच्चा खुद से बात करता है उसको वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, निजी संवाद या प्राइवेट स्पीच। और यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब बच्चा स्वयं से जो बात करता है उसको जीन पियाजे ने क्या बोला है, उस शब्द को, उस चीज़ के लिए कौन सा शब्द यूज किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वकेंद्रीवाद। ठीक है, स्वकेंद्रीवाद इसको जीन पियाजे ने बोला है जब बच्चा खुद से बात करता है। ये चीज़ें आप नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आप समझ गए, पहला ऑप्शन था। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, या फिर पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना। तो जब भी दंड आएगा तो समझ लीजिए वह ऑप्शन नकारात्मक हो गया, और नकारात्मक टैग वर्ड जिस ऑप्शन में है वह गलत होगा हमेशा। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, ये जो जोर देना शब्द है प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये सब नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, जोर देना किसी चीज़ पर, आपको बहुत जोर नहीं देना है। समय के साथ बच्चा हर चीज़ सीख जाता है, ये मानना चाहिए, ये माना जाता है, मतलब एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। तो आखिरी वाला और पहला तो ऐसे कट हो गया। अब बचा दूसरा, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव। ये अलगाव जो शब्द है ये भी एक तरह से नकारात्मक है। तो बचा अगला, तो सहयोगितापूर्ण अधिगम। सहयोगितापूर्ण अधिगम का क्या मतलब हुआ कि माना जाता है एनसीईआरटी में कि अध्यापक एक सहयोगी होता है बच्चों का। ठीक है, उसका सहयोगात्मक बिहेव हमेशा होना चाहिए, और आपस में बच्चे भी सहयोगी के रूप में चीज़ों को सीखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सा विशेषता है, तो सहयोगितापूर्ण अधिगम। ये जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और यह प्रश्न अगर आप समझेंगे तो इसके साथ कई और प्रश्नों के भी आंसर आप दे पाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न है ये बुद्धि इंटेलिजेंस वाले टॉपिक से यह प्रश्न पूछा जा रहा है।
एक बच्चे में दूसरे बच्चे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता होती है। जैसे ये बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा बच्चा है, तो यह वाला जो बच्चा है इसकी नियत और इच्छाओं को समझने की क्या रखता है, शक्ति रखता है या फिर योग्यता रखता है। तो यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है, तो यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है। यहाँ 4 स्वरूप दिए हुए हैं बुद्धि के, इंटेलिजेंस के, इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसको समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होंगे, दोनों में से कौन सा 2 ऑप्शन सही होंगे, मतलब इन दोनों में से एक सही होगा। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, हिंदी में आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो इंटरपर्सनल क्या होता है और इंट्रापर्सनल क्या होता है जान लीजिए। तो सबसे पहले आप इंटरपर्सनल देखिए क्या होता है। इंटरपर्सनल के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो दूसरे की भावना हो गया या फिर व्यवहार हो गया या उसकी अभिप्रेरणा जो हो गई, जिसके बारे में वह अच्छे से जानकर उनसे अच्छे तरीके से बात कर सकता है। तो यह गुण इंटरपर्सनल वाला जो बी वाला ऑप्शन है, ऐसा गुण किस में होता है, साइकोलॉजिस्ट में होता है। लेकिन ऐसा माना गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी ऐसा समझते हैं कि दूसरे बच्चे अपने साथ के सहयोगी या फ्रेंड के बारे में वह जान लेते हैं, उनकी इच्छा को, उनकी नीयत को, ठीक है, छोटे बच्चे अच्छे से जान लेते हैं। और साइकोलॉजिस्ट इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कि इंटरपर्सनल कौन होता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और बहुत से लोग भी होते हैं। और सी वाला ऑप्शन है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति खुद के ध्यान दीजिएगा, इंट्रापर्सनल मतलब खुद के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं, खुद के बारे में। जो दार्शनिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी महान दार्शनिक रहे हैं, वो लोग खुद के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। या फिर जो धार्मिक नेता होते हैं, जो भी धार्मिक नेताओं को आप सुनते होंगे, बहुत ही अच्छे से लोगों को समझा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद के और खुद के धर्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। तो आप समझ गए होंगे इंटरपर्सनल माने खुद के बारे में जिसको बेहतरीन तरीके से पता हो, ठीक है। इंटरपर्सनल माने खुद के बारे में जिसको अच्छे तरीके से पता हो, और इंटरपर्सनल माने क्या होता है, जो दूसरों के बारे में बेहतरीन तरीके से जाने। तो बच्चे में यह जो गुण होता है या दूसरे के बुद्धि, दूसरे के नियत और इच्छाओं को जानने वाला, इसको क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और यह जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट बेस्ड क्या होता है, जो आप जैसा पढ़े होंगे वैसा ही आंसर देना है। तो NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, तो इनमें उसके अनुसार इनमें से कौन सा प्रस्तावित है या कौन सा कथन सही है। तो पहला है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। देखिए ऐसे प्रश्न जो आते हैं फैक्ट बेस के अलावा कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस या फैक्ट बेस दोनों का मिक्स रहते हैं, तो इनमें आपको ध्यान से सोचना है। ध्यान से सोचे बिना आप NEP 2020 को पढ़े भी सही आंसर दे सकते हैं। देखिए जो अपनी मातृभाषा होती है उसमें शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, बिल्कुल बाधक नहीं है, ठीक है। हमारी मातृभाषा हमें जीवन भर हमारे काम आती है, और मातृभाषा के आधार पर ही हम दूसरी भाषा सीखते हैं एक तरह से। बी ऑप्शन है, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। आपने पढ़ा होगा कि मातृभाषा में शिक्षा को मान्यता बहुत पहले से दी जा रही है, और NEP 2020 में भी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी मातृभाषा को महत्व दिया गया है। तो विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। बाल विद्यार्थियों के लिए अगला ऑप्शन है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, इसको होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। चौथा ऑप्शन है कि जो द्विभाषी उपागम होता है, द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो यह सही है, थोड़ा सा सही है डी वाला ऑप्शन, लेकिन सबसे सही ऑप्शन क्या है कि बाल विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पर छोटे बच्चों की बात की जा रही है इस ऑप्शन में, और CTET हम प्राइमरी लेवल ही शायद दे रहे हैं आप सभी लोग। तो बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा सी वाला, द्विभाषी कभी भी बाधा नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उम्मीद करता हूँ वीडियो के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 30 मिनट के समथिंग है, इसलिए आराम से देखिए आप।
अगला है जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर भूमिकाएं क्या हैं, यह आपके लिए होमवर्क है यह प्रश्न। ठीक है, आपको भी यह जानना जरूरी है कि आपको कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं। बाकी तो ठीक थे, प्रश्न बहुत बेहतरीन थे। यह भी क्वेश्चन जेंडर जो वो है टॉपिक उससे है। ये आपने कई बार सीटेट की तैयारी की होगी तो कई बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखे होंगे। तो जेंडर भूमिकाएं क्या हैं? अधिग्रहित व्यवहार, लर्नड बिहेवियर, ठीक है, सीखा हुआ। जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचना है, या फिर आनुवांशिक निर्धारित है। तो जेंडर भूमिकाएं क्या हैं? क्वेश्चन मार्क है 30 नंबर क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जिन भी लोगों को यह क्वेश्चन का सही इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, और जिनको नहीं भी आंसर पता है वो इस टॉपिक को तो कम से कम अच्छे से पढ़ ही लें, 1 नंबर पक्का हो जाएगा, 1 से 2 नंबर आपका। चलिए अगला देखते हैं। इसका सही आंसर मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सतत माने क्या होता है? जो निरंतर चलता रहे, चलता रहे। ठीक है, और समग्र मतलब संपूर्ण, संपूर्ण, कंप्लीट। ठीक है, तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो तुलना करना नकारात्मक शब्द है, ऑप्शन कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, इसको होल्ड करते हैं। सी ऑप्शन है छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, वर्गीकरण से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करने का। तो जो सफल घोषित करना कि तुम पास हो गए हो, तुम फेल हो गए हो, यह भी नकारात्मक होता है। तो यानी कि हमारे पास बचा ऑप्शन 2, बी ऑप्शन बचा, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुरूप रूपांतरित करना। यानी कि छात्रों का समझ, जो ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, इसका क्या उद्देश्य होता है कि छात्रों ने क्या सीखा इसकी जानकारी इकट्ठा करना, उसके बाद यह देखना कि पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र इनके अनुसार हैं या नहीं है, नहीं है तो उसमें थोड़ा बदलाव करना। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20वां। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? अपनी कक्षा के मूल्यांकन पद्धति, ठीक है, जैसे आप अपनी क्लास का मूल्यांकन करना चाहते हैं एज ए टीचर, तो इससे पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, इसको होल्ड करते हैं। दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। जो विभिन्न विशिष्ट छात्र हैं, यानी कि जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनके अधिगम का वक्र कैसा है, यह पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा। ठीक है, या फिर अगला ऑप्शन है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो देखिए, मैं अपना अगर विचार प्रस्तुत करूं और इस क्वेश्चन में आपको भी बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए कॉमन अंक दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कॉमन अंक दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सीटेट एग्जाम में। तो माफ करिए, जी जी बिल्कुल, तो कॉमन अंक मिले हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने पहले को सही माना है, दूसरे को सही माना है, तीसरे को सही माना है, चौथे को गलत माना है, और बहुत से लोगों ने चारों को सही माना है। तो इसके लिए सीटेट ने सबको कॉमन अंक दे दिया। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं जितना आज तक मैंने पढ़ा है और जानता हूँ मैं, उसके हिसाब से यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन सही होने का बहुत ही कम चांस है। क्योंकि ये जो उच्चतम अंक शब्द है, उच्चतम अंक हो गया, कम अंक हो गया, ठीक है, उच्चतम अंक दिलाना कभी भी उद्देश्य नहीं होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीटेट में आज के पहले कभी भी छात्रों को उच्चतम अंक दिलाना, इसके लिए बच्चे का मूल्यांकन होता है, यह कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चे का मूल्यांकन किस मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को इन बातों पर विचार तो करना चाहिए। लेकिन ये जो उच्चतम अंक है, जब नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो यह सही कैसे हो सकता है? बाकी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से क्या सही आपको लग रहा है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सीटेट ने चारों ऑप्शन को सही मानते हुए इस पर कॉमन अंक सबको प्रदान किया है। मतलब जिन्होंने 3 बताया है उसको भी सही माना है, जिन्होंने 4 मतलब 2, 3, 4 बताया उसको भी सही माना है। चलिए, तो जरूर बताइएगा कि 15 नंबर क्वेश्चन पे आपकी राय क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न 100%, 1-2 प्रश्न आते हैं डायरेक्ट
चलिए, तो समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, तो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या विशेष बच्चे कह सकते हैं, उनको उनके लिए विशेष वर्ड यूज़ करते हैं, विशेष बच्चे, स्पेशल, ठीक है, चिल्ड्रेन। तो विशेष जो बच्चे होते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है, बोल नहीं सकते, या कोई और दिक्कत है उनको, या कोई और अच्छाई है उनके अंदर, और जो सामान्य बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, आपको पता ही होगा सामान्य बच्चे क्या होते हैं, जिनकी IQ 90 से 110 हो, ठीक है। तो विशेष बच्चे और सामान्य बच्चों को जब एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है, उनके लिए जो भी उपयोगी शिक्षण पद्धति है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा आप समझ गए हैं क्या होता है, जहाँ पर दोनों तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अब देखिए, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, ठीक। तो केवल जो वर्ड है, केवल, सिर्फ, कि ये जो सिर्फ हो गया, केवल हो गया, ये सब क्या है, नकारात्मक टैग वर्ड है, तो किसी भी ऑप्शन में आए तो अपने आप वो कट हो जाएगा। अगला है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ, देखिए सिर्फ वर्ड आ गया, ये भी नकारात्मक वर्ड है, कट हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला है सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी, देखिए यहाँ पर भी केवल आ गया, ये भी कट हो जाएगा। अब बचा डी, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो आप सबको भी पता चल चुका होगा, यही ऑप्शन डी वाला सही होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में सही आंसर पता लगाना है, बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई करेंगे आप। यह प्रश्न थोड़ा साफ यहाँ नहीं आ पाया है तो भी मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, ठीक है। तो जब भी लिखाई में कठिनाई होगी, लिखने संबंधी कोई भी दिक्कत होगा, तो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं, यानी कि आलेख वैकल्य, ठीक है, आलेख यानी कि लिखने संबंधी उसको दिक्कत है। और ये सभी डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है अधिगम अक्षमताएं, ठीक है, यानी कि सीखने संबंधी जब दिक्कत होता है तो उसको अधिगम अक्षमता बोलते हैं। और अधिगम अक्षमता 10-12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जब लिखने संबंधी दिक्कत होगा तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, और गणित में कोई दिक्कत होगा जोड़ने घटाने संबंधी तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा, और डिसलेक्सिया जब पढ़ने में दिक्कत होगा, ठीक है। तीनों चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रहा है बच्ची को, यानी कि उसको डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया ध्यान से देखिएगा, आपको जीवन भर याद रहेगा। लिखने का मतलब होता है ग्राफ बनाना, ठीक है। जैसे क हमने लिखा तो इसको एक तरह से ग्राफ बनाना ही तो बोलेंगे। तो डिस माने होता है कमी, डिस माने क्या होता है, डिस माने होता है कमी, ग्राफिया मतलब लिखना, और डिस माने होता है कमी, लेक्सिया माने होता है अक्षर, ठीक है, अक्षर जो होते हैं मतलब पढ़ने में उसको दिक्कत होती है। अगला है डिसकैलकुलिया। यहाँ देखिए कैलकुलिया शब्द है, यानी कि कैलकुलेशन है, तो यानी कि गणित में ही कैलकुलेशन किया जाता है, तो गणित संबंधी क्षमता हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। तो देखिए सृजनात्मकता क्या होती है, आप सभी को पता है सृजनात्मक बालक क्या होता है, जो किसी भी चीज़ को नए नए तरीके से सोच सकता हो, किसी भी समस्या का हल बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और कई एक ही समस्या के लिए कई हल निकाल सकता हो, उसको क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता, ठीक है। और अपसारी चिंतन में भी यही होता है जो सृजनात्मकता को बताती है, ठीक है। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपसारी चिंतन क्या होता है, जहाँ पर किसी जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो एक समस्या के बारे में कई उसके मतलब उपाय ढूंढ लेता है। तो अपसारी चिंतन में भी वही होता है, उसका अर्थ यही होता है कि जब किसी एक समस्या के बारे में जब भिन्न भिन्न प्रकार से आप सोचते हैं और निष्कर्ष पे पहुँचते हैं तो उसको अपसारी चिंतन कहेंगे। और जब किसी भी समस्या के लिए सिर्फ एक उपाय जो होगा, सबसे बेहतरीन उपाय होगा, वह सामने लाया जाएगा तो वो हो जाएगा अभिसारी चिंतन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, अपसारी चिंतन के लिए एग्जाम्पल ये होगा कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि पूजा पाठ करके कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छे कर्म करो, कुछ लोग बोलेंगे कि गरीबों की मदद करो, किसी को दुख मत दो। तो ये विभिन्न उपाय हो गए ना भगवान को पाने का। लेकिन जब अभिसारी चिंतन कोई करेगा तो वह क्या सोचेगा कि सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन निकल के आएगा कि भगवान की भक्ति की जाए, संसार को भूल कर, ठीक है, संसार से दूर होकर भगवान की भक्ति की जाए। तो सिर्फ एक तरीके से सोचा गया तो अभिसारी हो जाएगा, और जब अलग अलग तरीके से सोचा जाएगा
कई तरह से उसका उपाय निकाला जाएगा तो अपसारी हो जाएगा। ठीक है, तो जो सृजनात्मक बालक होगा वह अपसारी चिंतन करता है। तो सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है अपसारी चिंतन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला ऑप्शन आपके सामने है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ को किस प्रकार निकालते हैं। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो सारे ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ कैसे निकालते हैं, सक्रिय अन्वेषण भी करते हैं, जीन पियाजे ने जैसा बताया है। खेल भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके सीखने का, छोटे बच्चों का। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके, प्रयोग भी छोटे बच्चे बहुत सारा करते हैं, जैसे जीन पियाजे ने बताया है। छोटा बच्चा होता है, बार बार उसको मना करते हैं कि जो दीपक होता है उसको मत छूना जल जाओगे, या गर्म चीज़ें मत छूना जल जाओगे। तो वह तब तक नहीं मानता है जब तक वह स्वयं प्रयोग ना कर ले, उस आग को जाके छुए ना और जब तक जल ना जाए। ठीक है, तो प्रयोग द्वारा। अगला हो गया सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। ठीक है, जैसा कि लेव वाइगोत्स्की ने बताया है। ठीक है, तो समझ गए आप, चारों ऑप्शन सही है। चलिए अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22वां क्वेश्चन। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-3, 4-4 अंकों के समूह में बांट कर याद करना समझाती है। जैसे मान लीजिए 10 नंबर हैं किसी के भी, ठीक है, कोई भी नंबर आप यहाँ ले सकते हैं। तो ऐसे 10 हैं तो उसको 2-2, 3-3 अंकों में बांट देगी। जैसे 8, 4, 8 हो गया, फिर 4, 8, 2 हो गया, फिर 8 और 3 हो गया। तो इस तरीके से बांट कर पढ़ती है, मतलब याद करने के लिए कहती है। तो क्या हो गया, एक खंडीकरण हो गया, चंकिंग हो गया। ठीक है, इसको खंडीकरण करना ही तो बोलते हैं। और यह भी सीखने सिखाने का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। खंड खंड करके जब आप समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो आसानी से आप उसका समस्या का समाधान पा जाते हैं, छोटे बच्चों के मामले में। अगला देखिए, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। जो अधिगम, अधिगम माने क्या होता है, अधिगम माने होता है लर्निंग, यानी कि सीखना। इसके बाद टैग वर्ड पे मैं वीडियो डालूंगा कि किस ऑप्शन में कौन सा टैग वर्ड आए, तो आप वो ऑप्शन मान लीजिए कि सही नहीं है, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। आगे वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए, सर्वाधिक बल कौन सी दशा पर देना चाहिए सीखने के। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। ठीक है, अपने परिवेश से सहभागिता द्वारा ज्ञान और कौशल का अर्जन, या फिर विषय वस्तु को रटना। तो रटना यही गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो गया, रटना नेगेटिव शब्द है। अगला है दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण। तो निष्क्रिय नहीं, सक्रिय अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, डी है। ये निष्क्रिय अनुकरण क्या हो गया, जैसे क्लास में कोई शिक्षक आपको कुछ पढ़ा रहा है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुछ बता रहा है, आप निष्क्रिय रूप से बैठ के इस कान से सुन रहे हैं, उस कान से निकाल दे रहे हैं, तो यही हो गया निष्क्रिय अन्वेषण, ये भी गलत हो गया। अगला है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला वाला, कि परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। यहाँ पर पूछा है कि अधिगम की कौन सी दशा विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो भले विद्यालय है लेकिन उसको समाज और परिवेश से सीखने पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा 6 से 7 घंटा विद्यालय में होता है, बाकी के जितने भी समय बचे वह विद्यालय से बाहर होता है। तो 18 घंटे में बेहतर सीख सकता है या 6 घंटे में? तो जहाँ वह 18 घंटा रहता है वहाँ बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकता है। फिर विद्यालय में आएगा तो उस चीज़ों में कौन सा सही है कौन सा गलत है वह शिक्षकों से जान लेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां देखिए, इसीलिए कहते हैं परिवेश का सीखने में बहुत विशेष महत्व होता है, और परिवेश हमारा जैसा होगा वैसा ही व्यवहार होगा। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में जो सेब होते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ से पौधा लाकर, कश्मीर से बीज लाकर सेब के अपने उत्तर प्रदेश में लगाया जाए तो मीठे सेब होंगे? नहीं होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि उस सेब का आनुवांशिकता तो सही था, कश्मीर का बीज था वो, लेकिन उत्तर प्रदेश का वातावरण सही नहीं था, इसलिए वो मीठा नहीं हो पाया। ठीक है, मीठा ना हो पाने का मतलब समझ ही रहे होंगे आप। ठीक, तो परिवेश वातावरण दोनों का महत्व होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। कौन सा सार्थक सीखने को, मतलब अच्छे से सीखने को सुसाध्य करेगा। ठीक, तो कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना गलत है। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये होल्ड करते हैं। अगला है रट्टा मार, तो रटना भी गलत होता है।
उसके बाद है श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। नकल करना भी नकारात्मक शब्द है। नकल करना मतलब परीक्षा में नकल करना नहीं, कॉपी करना अपने अगल बगल वालों से या फिर ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हो उससे देख के कॉपी करना। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि जब बच्चा एक समस्या पर, कोई एक समस्या है और विभिन्न प्रकार से वह सोचेगा उस समस्या के बारे में, तब वह बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। इसलिए शिक्षकों को इस पर फोकस करना चाहिए, बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए इस विषय पे। अगला देखिए, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, अगर आप विद्यार्थी जो हैं आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं, इसको आंतरिक कारणों पर आरोपित करेंगे कि मतलब हमने खुद से किया है ये चीज़। ठीक है, तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न हो गई। जैसे मान लीजिए आपने CTET बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया, तो कौन सा मतलब कौन सा कारण सॉरी कौन सी भावना आप में उत्पन्न होगी। शर्म की भावना उत्पन्न होगी? नहीं होगी। गुस्सा आएगा? नहीं आएगा जब आप खुद से पास कर लेंगे अच्छे से। एंजाइटी होगी, यानी कि उत्कंठा? ये भी गलत है। क्या होगा? हमें गर्व होगा खुद पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पर टोटल 27 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर गलत दिया हुआ था, तो इसलिए उन 3 क्वेश्चन को शामिल नहीं किया। 27 में से कितना आपका सही हुआ जरूर बताइएगा। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन है, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। अगला है, कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, वर्जित नहीं करना है, गलत हो गया बी ऑप्शन। सी है, अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचता है। अध्यापक के सुविधा का ध्यान नहीं रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिस ऑप्शन में सिर्फ अध्यापक की सुविधा की बात हो, ऑप्शन गलत होगा। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। तो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसका आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर होगा। मेरे हिसाब से यहाँ सही आंसर हो जाएगा कि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, थोड़ा इसको जूम नहीं कर सकते नहीं तो कट जाएगा, कुछ क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है। चलिए मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। तो एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर 29वें का पहला ही सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सही होंगे। जब पहला ही गलत हो गया तो बाकी सब सही ही होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा जो भी वो सोचते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कुछ सीखा और कोई संकल्पना बना लिया, तो एज ए टीचर आपको उनको हतोत्साहित करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि अरे तुम गलत हो, तुम मूर्ख हो, ये सब चीज़ें कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। तो यही पूछा था कौन सा नहीं सही है, तो पहला ही नहीं सही है। अगला देखते हैं, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो व्यवहारवादी जो उपागम है वो यह कहता है कि बच्चों को आप मतलब क्या बोलते हैं, प्रलोभन और पुरस्कार देकर उनकी जो ज्ञान है उसमें वृद्धि कर सकते हैं, सीखने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह होगा टैग वर्ड पे। ठीक है, और कंटिन्यू प्रतिदिन आपको CTET के लिए या तो सुबह 9 बजे क्लास मिल जाया करेगा या फिर शाम को AM या फिर PM 9 बजे ही मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि रात को मैं कोशिश करूंगा कि रात को 9 बजे प्रतिदिन आपका लाइव क्लास लिया जाए और आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाए, वो भी आपके अपने लैंग्वेज में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टारगेट टीचर चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।